ठीक है, तो आज का अपना पहला लेक्चर पॉलिटी का होगा। पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है ये। हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने उससे हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर को आज। ठीक है, इसके पहले किसी का कुछ ये टॉपिक हुआ था या फिर सबका फर्स्ट टाइम है ये? कंफर्म करो कोई। फर्स्ट टाइम है सर। फर्स्ट टाइम है सर ये लेक्चर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे कि आपकी पॉलिटी में आज हम पढ़ने वाले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा हमें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन कैसे हुआ था, मतलब किस कंट्री ने सबसे पहले इसका प्रोविजन रखा था कि एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए? कोई बता सकता है कौन सा कंट्री था जिसने वर्ल्ड में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया था? सर, यूएसए। Yes। मैग्ना कार्टा। नहीं नहीं, मैंने पूछा कौन सा कंट्री है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन को सबसे पहले अप्लाई किया था। इंग्लैंड। यूएसए। यस, यहाँ पे आंसर है आपका यूएसए। तो यूएसए वाज द फर्स्ट टू अप्लाई द, मतलब जिन्होंने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन रखा था। साइड बाय साइड अभी इसका यूएसए का इंडिपेंडेंस डे भी याद रख लो आप। यूएसए का इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई 1776। ये है यूएसए का इंडिपेंडेंस डे। तो कोई बता सकता है इनको इंडिपेंडेंस किस कंट्री से मिला था? ब्रिटिश। यस, ब्रिटिश। इनसे इनको इंडिपेंडेंस मिला था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूएसए भी एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की। तो जैसे कि आपको मालूम है सबसे पहली बार यूएसए था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन रखा था। नेक्स्ट अभी इंडिया की बात करते हैं। 1924 में एक पार्टी थी, स्वराज पार्टी। उन्होंने कहा था कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ओके। फिर 10 साल के बाद 1934 को आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय M N Roy। ठीक है, अगर सबसे पहली बार किस पार्टी ने अगर ये प्रस्ताव रखा तो वो है स्वराज पार्टी। अगर स्पेसिफिकली अगर किसी पर्सन ने बोला तो वो है M N Roy। तो मनिंदर नाथ रॉय इनका पूरा नाम है। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में आते हैं 1940 और 42 में। 1940 में आता है ऑगस्ट ऑफर और 42 में आता है क्रिप्स मिशन। ये दोनों को अपने जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है वो रिजेक्ट करते थे ड्यू टू इट्स डोमिनियन स्टेटस। ये ऑफर्स इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमें डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं। डोमिनियन स्टेटस मतलब आधी अधूरी आज़ादी, नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगर हमें चाहिए था पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। आपके यहाँ पे ऑगस्ट ऑफर में सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है, कभी आया था। क्रिप्स मिशन का भी ईयर इंपॉर्टेंट है। बट वी नीड पूर्ण स्वराज और वो हमें दे रहे थे डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट फिर 1946 में, ये इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है और इसके 3 मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे तीनों मेंबर्स का नाम इंपॉर्टेंट है आपको, तो लिखो। A V अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये इसके चेयरमैन होते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के। तो ये तीनों मेंबर्स इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन प्लान के। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के आगे चल के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? सर 1940% पढ़े थे, एक्सप्लेन करा। तो 1940 को एक ऑफर आता है जिसको अगस्त ऑफर बोलते हैं और 42 को क्रिप्स मिशन आता है। तो ये दोनों ऑफर्स को ना अपने जो फ्रीडम फाइटर्स है वो रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए था पूर्ण स्वराज, पर वो दे रहे थे हमें डोमिनेंस स्टेटस। डोमिनेंस स्टेटस मतलब इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए इसको रिजेक्ट किया था। और 46 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान जिसका बहुत बड़ा हाथ होता है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो कैबिनेट मिशन प्लान में यहाँ पे आपको उनके तीनों मेंबर्स का नाम मालूम होना चाहिए। ठीक है, A V अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ये इसके चेयरमैन है, पैथिक लॉरेंस। तो इतना ही था यहाँ पे। तो अभी हम कैबिनेट मिशन प्लान के सीट्स देखेंगे, इसमें कितना सीट्स था, तो वो इम्पोर्टेंट है। मैं स्लाइड को चेंज करता हूँ, किसी का लिखना बाकी है तो बोलो, नहीं तो मैं स्लाइड चेंज कर दूँ। तो अभी हम ना कैबिनेट मिशन प्लान के सीट्स देखेंगे अभी। तो इसमें कितने सीट्स थे वो देखेंगे। तो इसमें टोटल सीट्स थे 389। ओके, उसका भी आगे फर्दर बाइफर्केशन होता है। 296 ब्रिटिश इंडिया के पास और बचे 93, वो है प्रिंसली स्टेट्स के पास। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स मतलब वही स्टेट जहाँ पे इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल होता है, मतलब एक्चुअल में रूलिंग करते किंग और राजा वगैरह का रूल होता है पर इनके ऊपर इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल होता है। तो उन्हीं टाइप ऑफ टेरिटरी को प्रिंसली स्टेट बोला जाता है। ठीक है, चाहिए तो ऐसे लिख दो, इनडायरेक्ट रूलिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। प्रिंसली स्टेट मतलब इनडायरेक्ट रूलिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, प्रिंस और ये ब्रिटिश इंडिया मतलब जहाँ पे डायरेक्टली ब्रिटिश का कंट्रोल होता है। ये भी आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो है ब्रिटिश प्रोविंस और दूसरा है चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, तो बस आपको इस ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस में 4 सीट्स है। तो 4 ही सीट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन से 4 प्रोविंसेस है आपको वो चारों के चारों मालूम होने चाहिए।
ए से अजमेर, बी से ब्रिटिश बलूचिस्तान जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पार्ट है, सी से कुर्ग जो कि सदर्न इंडिया का पार्ट है, और डी से दिल्ली। तो ये चार प्रोविंसेस होते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बस आपको ये प्रोविंसेस का नाम मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थे अभी सीट्स का। अभी कुछ इलेक्शन भी हुआ होगा इनका, वो इलेक्शन का रिजल्ट और डेट इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन होता है जुलाई अगस्त में 1946, जुलाई और अगस्त के बीच में 1946 में, और इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेजर रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी के अपोजिशन में थे मुस्लिम लीग, और बाकी कुछ इंडिपेंडेंट पार्टीज थी। तो ये जो 389 सीट्स है उसमें से कांग्रेस को कितने सीट्स मिले, एमएल को कितने मिले और इसको कितने मिले, वो हमें देखना है यहाँ पे। इसी के पास 208, मुस्लिम लीग 73, और कुछ इंडिपेंडेंट, और भी कुछ इंडिपेंडेंट थे, पर हमें सिर्फ ये दो इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन डेट इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे ये चारों, और ये प्रिंसली स्टेट, और ये टोटल सीट, बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ से। या तो कुछ पॉइंट रिपीट करना है, मैं तो स्लाइड चेंज कर दूंगा, फिर मैं कुछ रिपीट करना है तो बोलो। Hello, sir. हाँ बोलना अथर्व। Sir, can you please repeat the CMP तुम्ही वरती काय दिलंय? कैबिनेट टॉपलाइन. मिशन प्लान। ओके सर. थँक्यू. ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया की। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ आता। ओके, तो अभी हम करेंगे सर, नेक्स्ट। आई हैव अ क्वेश्चन। ये हाँ चीफ बोलो ना। कमिश्नर प्रोविंस, ये चार प्रोविंस अलग से क्यों आए थे? मतलब कहाँ पे? ये चीफ कमीशन प्रोविंस, हम्म। बाकी भी प्रोविंसेस थे ना, लाइक मुंबई एंड देन लाइक बंगाल प्रेसिडेंसी एंड ऑल दैट, तो ये अलग से क्यों आए? क्या रीजन है इसका? इसका जहाँ तक तो रीजन हो सकता है कि जैसे कि अभी एक टेरिटोरियल एक्सटेंट हो सकता है, एक मेन रीजन। तो जैसे कि अभी ये होल इंडिया में से ब्रिटिश बलूचिस्तान इस साइड आता होगा, कुर्ग इधर आता है, दिल्ली एकदम सेंटर में आता है, तो अजमेर यहाँ पे आता है। तो ये एक मेन रीजन हो सकता है कि पूरा एक्सटेंट के लिए। एक ओके। डिबेटेबल पॉइंट है कि कलकत्ता भी होना चाहिए था इसमें, पर आई थिंक कि ये ज्यादा सुटेबल रीजन होगा। ओके, हाँ। यहाँ से ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो क्वेश्चन बनता है, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि तीन। सर, थोड़ा सा समराइज कीजिए ना इसको, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में ठीक है, ये बताइए। पूरा स्लाइड बताओ। हाँ। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे अभी कैबिनेट मिशन प्लान में। इसमें टोटल 389 सीट्स होते हैं। तो यहाँ पे बाइफर्केशन की देखा जाए तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के पास 296 सीट था। ब्रिटिश इंडिया मतलब वो डायरेक्टली जहाँ पे ब्रिटिश का रूल होता है। और 93 प्रिंसली स्टेट्स के पास है जहाँ पे इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल होता है। प्रिंसली स्टेट मतलब वो स्टेट जहाँ पे किंग राजा महाराजा का रूल होता है, पर इनडायरेक्टली उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होता है, तो इन्हीं को प्रिंसली स्टेट बोला जाता है। और ये 296 के फर्दर बाइफर्केशन होता है। तो ये प्रोविंसेस आपको याद होने चाहिए, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान में इलेक्शंस भी होते हैं, तो जुलाई अगस्त के टाइम पे 1946 में। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस को कितना वोट मिला था उस टाइम पे, मुस्लिम लीग को कितना वोट मिला था, बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, इससे बाहर और क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, तो ये भी मत देखो, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर अभी हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे अभी। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्किंग कैसे हो रहा था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, बनाया था उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका वर्किंग कैसे था, तो वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यस, तो इसका पहले बात तो फर्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि इलेक्शंस कभी हुए थे वहाँ पे, जुलाई अगस्त में इलेक्शंस हुए थे। तो उसके बाद फिर 9 दिसंबर को इसका पहला सेशन भी हुआ कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। ओके, तो फर्स्ट सेशन का डेट इंपॉर्टेंट है, कभी हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे कितने मेंबर्स प्रेजेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, 211। ठीक है, तो पहला सेशन हुआ था, किसी को तो प्रेसिडेंट बनाया होगा। यस, तो अभी आपको इंटरिम प्रेसिडेंट मालूम होना चाहिए। इंटरिम माने टेम्पररी प्रेसिडेंट। तो 9 दिसंबर को इलेक्शंस हुए थे, मतलब पहला सेशन हुआ था। तो उसके बाद एक इंटरिम प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया था, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले इंटरिम प्रेसिडेंट थे। फिर ये 10 दिसंबर को पोस्ट होल्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। परमानेंट प्रेसिडेंट आते हैं फिर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपने पहले प्रेसिडेंट इंडिया के, जो कि 11 दिसंबर को इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये परमानेंट प्रेसिडेंट बन गया राजेंद्र प्रसाद यहाँ, क्योंकि 11 दिसंबर को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 10 दिसंबर को सिर्फ एक ही दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया था। तो इनके साइड में एक और चीज लिख दो, क्योंकि दो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के।
तो ये एज अ प्रेसिडेंट बनते हैं तभी जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एक सेकंड, ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क्स फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तभी राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट होंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पे दूसरा काम भी होता होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो वो भी लिखो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दो काम होते हैं। तो एक तो काम था टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका दूसरा काम था टू मेक लॉ। कानून वगैरह बनाने का भी इसी के पास था वो। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तभी प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, और जब लॉ बनाएगा तभी प्रेसिडेंट होंगे जीवी मावलनकर। यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ रिपीट करना है पॉइंट? ठीक है, एक और पॉइंट है यहाँ पे मिस हुआ था। परमानेंट प्रेसिडेंट जब अपॉइंट किया था उनके साथ साथ और दो वाइस प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे। तो दो वाइस प्रेसिडेंट के नाम इंपॉर्टेंट है, तो वो है H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णामाचारी। तो ये दो एज अ वाइस प्रेसिडेंट थे। तो मैं वापस से समराइज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, तो उसका पहला सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जहाँ पे 211 मेंबर्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे इंटरिम प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया था सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि यहाँ पे ओल्डेस्ट मेंबर थे, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे हाउस के, इसलिए इनको एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया था। पर बाद में जाके राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो और परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, उसी के टाइम दो और वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया था, तो वो है H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णामाचारी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दो काम है, एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा है लॉ बनाना। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तभी प्रेसिडेंट रहेंगे राजेंद्र प्रसाद, और जब लॉ बनाएगा तभी प्रेसिडेंट होंगे जीवी मावलनकर। जीवी मावलनकर के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, वो है कि ये पहला लोकसभा के स्पीकर है ये। फर्स्ट लोकसभा फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए जीवी मावलनकर के बारे में। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है, कुछ रिपीट करना है? सर यू हैव मेंशन्ड दैट ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हे मला कळालं नाही. तर काय मीन्स केलं? अरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली आहे ना, त्याचे दोन कामं होते त्या टायमाला. तर एक काम आहे की त्याचं कॉन्स्टिट्यूशन बनवायचं, आणि दुसरं काम आहे की लॉज वगैरे बनवायचे. मग तो प्रत्येक वेळी प्रेसिडेंट वेगळा असतो. जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन बनेल, जेव्हा कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली ॲज अ कॉन्स्टिट्यूशन बनवत असेल, तेव्हा प्रेसिडेंट असेल राजेंद्र प्रसाद. जेव्हा कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली लॉ बनवणार तेव्हा प्रेसिडेंट असणार जी व्ही मावलनकर. एवढंच आहे. ओके सर, ओके, थैंक यू. ओके, ओके. तो मैं स्लाइड चेंज करता हूँ फिर अभी, और भी कुछ फैक्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ फिर। तो ये टोटल सेशंस कितने लगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? टोटल सेशंस, तो ये तो पहला सेशन था 9 दिसंबर, ऐसे टोटल सेशंस लगे थे 11 सेशंस। टोटल टाइम भी पूछा जाता है, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था, तो आपको याद होना चाहिए 2 years 11 month 18 days, कहीं कहीं पे आपको 17 days भी दिखेगा। ठीक है, तो ये टाइम इंपॉर्टेंट है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। टोटल फीमेल्स भी लिख लो इसमें, टोटल फीमेल्स थे 15। ठीक है, यहीं पे लिख दो, 211 थे ना, उसमें से 15 फीमेल्स थे। ठीक है, फिर स्लाइड चेंज करता हूँ मैं। तो जैसे कि टोटल आपने देखा होगा, यहाँ पे टोटल 11 सेशंस लगे थे ना, तो सब 11 के 11 याद रखना पॉसिबल नहीं है, और इसमें पूछा भी नहीं जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, 10th और 11th, आपको ये चार मालूम होना चाहिए, स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो। तो वही हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हेडिंग दो इम्पोर्टेंट सेशंस। तो पहला सेशन वो था, जिस दिन पहला सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर तक हुआ था, ये पहला सेशन था ये। 20 से 25 जैन 1947, अगले साल। लास्ट 10th वाला सेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949, और लास्ट सेशन है 14 से लेकर 26 अक्टूबर 1949। तो ये लास्ट सेशन था हमारा। जैसे कि आपको ये पता होगा, ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, इस डेट पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 26 अक्टूबर, सॉरी एक सेकंड, नवंबर हो गई। तो 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 को अपना
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का लास्ट का सेशन था, तो 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, कोई बता सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे। Yes. क्या अभी आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेशंस चल रहे हैं, तो लास्ट सेशन कब हुआ था? 26 नवंबर को, मतलब इसी दिन पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। और इसीलिए हम इसी दिन पे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये चार सेशंस इंपॉर्टेंट है, आपको बीच में के सेशंस पूछे नहीं जाते, स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो ही याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी हम ड्राफ्टिंग कमेटी करने वाले हैं आगे। ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक पार्ट है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर्स आपको मालूम होने चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे एक नया सा हेडिंग दो, ड्राफ्टिंग कमेटी। पहली बात तो इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको मालूम होना चाहिए, कभी इस्टेब्लिश होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो 29 अगस्त 1947 को, डेट स्ट्रेट फॉरवर्ड के फैक्ट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। डेट इंपॉर्टेंट, इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट। अभी हम मेंबर्स करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब ड्राफ्ट मतलब क्या? एक कॉपी, टेम्पररी कॉपी, मतलब एक फिक्स्ड नहीं होता है ये, एज अ टेम्पररी बोल सकते हैं, जो कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो ड्राफ्ट वो इसी को बोलते हैं ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना के देने वाली है। तो यहाँ पे इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वन बाय वन आपको हर एक मेंबर याद होना चाहिए यहाँ पे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये इसके चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के। सेकंड पर्सन अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, ये सेकंड मेंबर है। नेक्स्ट एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये इसके थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट डॉक्टर के एम मुंशी। नेक्स्ट सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, नाम थोड़े अटपटे पर आपको याद रखना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं कि ये किसका मेंबर है कि नहीं, ऐसे। तो तीन मेंबर्स होंगे और एक फोर्थ ऑप्शन कुछ तो अलग सा ही होगा जो इसका मेंबर नहीं होगा, तो इसलिए आपको नाम याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट बी एल मित्तर, और लास्ट है डीपी खेतान। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के ओरिजिनल मेंबर्स है, जो एकदम स्टार्ट में अपॉइंट हुए थे, वो मेंबर्स है यहाँ पे। ठीक है, इनमें कुछ चेंजेस हुए थे, जैसे कि बी एल मित्तर, इनको रिप्लेस किया था। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय एन माधव राव ड्यू टू इल हेल्थ। तबियत ठीक नहीं होने की वजह से इनको रिप्लेस किया गया था एन माधव राव। तो ये रिप्लेस वाला नाम इंपॉर्टेंट है, किसको रिप्लेस किया था और किसने रिप्लेस किया था। ठीक है, सेम वैसे डीपी खेतान को भी रिप्लेस किया था। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय टीटी कृष्णामाचारी ड्यू टू डेथ। डीपी खेतान का डेथ हुआ था, उसकी वजह से टीटी कृष्णामाचारी ने इनको रिप्लेस किया था। जो जो हमने स्टार्टिंग में वीटी कृष्णामाचारी किया था ना, हाँ, वीटी कृष्णामाचारी वाइस प्रेसिडेंट के लिस्ट में, ये अलग है, ये पर्सन अलग है, और ये अलग है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, दोनों अलग अलग है। और एक और पॉइंट है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी का एडवाइजर कौन है ये भी पूछना है। सलाहकार बोलेंगे ना उसको, जो एडवाइस करके जाएगा, तो वो है बी एन राव। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइजर है। तो आपको ये सेवन के सेवन पर्सन के नाम मालूम होने चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद सादुल्ला, बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था एन माधव राव ने, और डीपी खेतन को रिप्लेस किया था टीटी कृष्णाचारी ने। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट दिया था। ठीक है, तो वो हम डेट भी लिखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी ने सबसे पहला ड्राफ्ट गवर्नमेंट को कब दिया था, तो अभी डेट भी लिखेंगे आगे। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑन 21 फेब 1948 को दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने। काय रिपीट करा जाएगा पॉइंट कोणाला? कुछ पॉइंट रिपीट करना है? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो अभी, दो इंपॉर्टेंट डेट्स है अभी। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन, कभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, कोई बता सकता है? यस, उसी दिन पे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन को हमने अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और नेक्स्ट डेट है कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड ऑन, हम किस दिन पे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था यानी कि लागू किया था, तो डेट बता सकते हो आप? ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स जैन 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था, मतलब बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को, पर हमने उसको लागू किया 26 जनवरी को। तो बीच में ये 2 मंथ क्यों रुके थे, कोई रीजन बता सकता है? ये 2 महीना क्यों रुके थे? बन तो गया था 26 नवंबर पे, पर 26 जनवरी को क्यों हम इसको एनफोर्स किया था? क्या रीजन हो सकता है? पूर्ण स्वराज का 26 यस, कांग्रेस के एरा में 1930, 1929-30 में वहाँ पे उस टाइम पे कांग्रेस के सेशंस होते थे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, और उस टाइम पे यहाँ पे, मतलब अभी ऐसे इंडिया यहाँ पे, तो या तो यहाँ पे लाहौर आता होगा।
यस, तो वहाँ पे एक सेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, लाहौर में एक सेशन हुआ था, वहाँ पे उन्होंने रावी नदी के किनारे फ्लैग होस्टिंग किया था, और उन्होंने ये दिन मतलब 26 जैन 1930 को किया था उन्होंने ये फ्लैग होस्टिंग। 26 जैन 1930 को रावी नदी के किनारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, आई थिंक उस टाइम के प्रेसिडेंट, सॉरी, कांग्रेस के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने फ्लैग होस्टिंग किया था रावी नदी के किनारे। तो उसी दिन को शुभ मानते हुए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था, यानी कि लागू किया था। तो यही रीजन था वो लोग 2 महीना क्यों रुके थे। रीजन समझे आपको? ठीक है, इन्होंने मतलब यहाँ पे डिमांड किया था पूर्ण स्वराज की। हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस किए थे, रावी नदी के तट पे इन्होंने ये डिमांड रखा था। और इसी डे को हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे ऑफ कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया था कॉलोनियल इंडिया में। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है। ओके, रीजन क्लियर हुआ आपको 2 महीना क्यों रुके थे? तो जैसे कि 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तो उस टाइम पे आर्टिकल्स थे 395, अराउंड 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स प्लस 8 शेड्यूल्स, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। 8 शेड्यूल इतने थे। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तभी के बात है। अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो, ये प्रेजेंट का डेटा लिख रहा हूँ मैं। तो प्रेजेंट की बात करें तो अराउंड 470 प्लस आर्टिकल्स है, और 25 पार्ट्स है, और 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, ये पार्ट्स और शेड्यूल्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। ठीक है, कि ये 2 महीना क्यों रुके थे। ठीक है, तो इसका इतना टेंशन मत लो, डेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने एज अ जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया रीजन क्या है। रीजन यही था कि 26 जैन 1930 को रावी, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसी दिन पे किया था 26 जैन 1930 को। तो इसी दिन को ऑस्पिशियस मानते हुए उन्होंने 26 जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था। सेम डेट है, सेम मंथ है, बस ईयर में चेंजेस है, तो इसीलिए ये लोग 2 महीना वेट किया था। यही एक रीजन है बस। ठीक है, 26 जैन को उन्होंने पूर्ण स्वराज का डिमांड रखा था, तो वही रीजन के साथ इन्होंने 26 जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था। अदर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने और क्या क्या किया वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक डेट लिखवा दे, एक डेट इंपॉर्टेंट है, 24 जैन 1950। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस डेट पर दो तीन इंपॉर्टेंट काम हुए थे। पहला, एडॉप्टेड नेशनल एंथम। कोई बता सकता है अपना नेशनल एंथम क्या है? बोला, जन गण मन। ये अपना नेशनल एंथम है, और नेशनल सॉन्ग की बात करें तो वो वंदे मातरम है। तो ये जो अपना नेशनल एंथम है जन गण मन, इसको लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। यस, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने लिखा था। हमने इसी दिन पे 24 जैन 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था, और इसी साथ हमने नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया था। तो अभी बताओ नेशनल सॉन्ग क्या है? यस, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये अपना नेशनल सॉन्ग है ये। तो अभी ये इसको लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी। यस, बंकिम चंद्र चैटर्जी। अगर चैटर्जी नहीं होगा तो आपको चट्टोपाध्याय भी दिखेगा ऑप्शन में। ठीक है, वो एक ही पर्सन है, बस सरनेम अलग है उनका। बंकिम चंद्र चैटर्जी। ठीक है, जिन्होंने इसको वंदे मातरम को इन हिज बुक आनंद मठ, ये एक किताब है, उस किताब में इन्होंने वंदे मातरम को लिखा था, जो कि इन्होंने 1882 में ये बुक को लिखा था। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आनंद मठ एक किसकी किताब है? बंकिम चंद्र चैटर्जी की। तो इसी बुक में इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। हाँ, वंदे मातरम के बारे में एक और फैक्ट है। ये वंदे मातरम को लिखा था इन्होंने 1875 में। 1875 में लिखा था, पर इन्होंने अपने बुक में पब्लिश किया था 1882 में। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 2025 में कितने ईयर्स हुए होंगे वंदे मातरम को? बोलो, काउंट करो, इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। 150 यस, 150 ईयर्स से, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। ओके, 2025 में वंदे मातरम को 150 ईयर्स हुए। ओके, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इसी डे पर एक और इम्पोर्टेंट चीज हुआ था, वो है इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और पॉइंट है इसी के इधर भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट एक और डे हुआ था, ये था 284 मेंबर्स साइन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 24 जैन 1950 को ये चार अलग अलग इंपॉर्टेंट काम हुए थे। तो पहला तो था नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग, राजेंद्र प्रसाद का एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट,
और 284 मेंबर्स का कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करना। तो ये 4 इंपॉर्टंट फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। काय रिपीट करायचं याच्यामध्ये? किसी को कुछ पॉइंट रिपीट करना है? ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ, एक और लिखो, एक पॉइंट रहेगा था वो फ्लैग के बारे में। हमने अपना नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? उसका डेट 22 अलग है। यस, नेशनल फ्लैग adopted ऑन 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। नेशनल फ्लैग कैसे अपना ट्राई कलर विथ अशोक चक्र। तो इसको डिजाइन किसने किया था, नाम भी इंपॉर्टेंट है। पिंगाली वेंकैया, ये पर्सन ने अपने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट और भी कुछ फैक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को। ओके, नेक्स्ट, तो वन बाय वन पॉइंट सीखते रहेंगे अभी। सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका सिंबल क्या था? तो उसका सिंबल था एलिफेंट। नेक्स्ट, लीगल एडवाइजर बी एन राव। चीफ ड्राफ्ट्समैन, चीफ ड्राफ्ट्समैन यानी कि एस एन मुखर्जी। ड्राफ्ट्समैन मतलब जो अपना ड्राफ्ट पब्लिश करता है। और आपको नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन था वो, पोस्ट को कौन होल्ड कर रहा था, वो नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लीगल एडवाइजर बी एन राव और चीफ ड्राफ्टमैन एस एन मुखर्जी। अभी यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन बाय, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में किसने लिखा था, ये नाम इंपॉर्टेंट है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में लिखा था। और इंग्लिश में लिखा था मतलब किसी ने तो हिंदी में भी लिखा होगा। तो हिंदी में जिसने लिखा था उनका नाम है वसंत कृष्णा वैद्य। इन्होंने हिंदी में लिखा था। ठीक है, और भी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन डेकोरेटेड बाय, डेकोरेट करने वाले भी, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा तो ऐसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कुछ तो डिजाइन है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ तो डिजाइनिंग किया है वहाँ पे, प्रियम्बल के साइड में भी आपने देखा होगा, प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो पार्ट है। तो वहाँ पे जो डिजाइनिंग हुआ है ना, उसको डिजाइन किसने किया था, तो वो नाम इम्पोर्टेंट है। तो दो लोग हैं, नंदलाल बोस और सेकंड है ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, ये दो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया था। इंग्लिश में लिखा था इन्होंने और हिंदी में लिखा था इन्होंने। आई रिपीट करे थे पॉइंट। तो नेक्स्ट अभी क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस टोटल। सबसे पहला क्लासिकल एंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज है इंडिया का क्लासिकल लैंग्वेजेस, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, ओडिसी। ठीक है, तो ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। और भी है, और भी 5 है। मराठी, माई कौन है दोनों से, बंगाली, आसामीसी, पाली और प्राकृत। तो टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। तो ये टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, मराठी, बंगाली, आसामी, पाली और प्राकृत। टोटल ऐसे 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। जो हम आगे जब शेड्यूल्स करने वाले हैं वहाँ पे आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस दिखेगा। क्लासिकल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस जो अभी हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पर क्लासिकल लैंग्वेजेस मतलब वो लैंग्वेजेस जो एकदम एंशियंट टेक्स्ट में इनका इनको डिराइव किया गया है। जैसे कि, हाँ, जैसे कि अभी तमिल जो सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है, तो क्लासिकल लैंग्वेज के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। तो ऐसे क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस किसी को भी नहीं मिलता है, कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे कि इतने ईयर्स पहले इसको बोला हो, इतने ईयर्स से पहले इसके रिकॉर्ड्स है हमारे पास। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि 1000 ईयर्स पहले के टेक्स्ट होने चाहिए। जैसे कि तमिल के तो हमें बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं, ओल्डेस्ट टेक्स्ट। ओके, जैसे कि एक था तोलका पीएम, ये जब हमने संगम एज किया था वहाँ पे डिस्कस किया था तोलका पीएम। ये ओल्डेस्ट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं, इतने साल पहले से इनके टेक्स्ट होने चाहिए। तो ये कुछ लैंग्वेजेस जो अभी बहुत सर्टेन रीजन्स में बोला जाता है, तो ऐसा कुछ कंडीशंस होता है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे नाम मालूम होना चाहिए। कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस है, टोटल 11 है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो जो हम प्रेजेंट में बोलते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये पाली प्राकृत तो अभी कोई बोलता नहीं है, ये जब हम मौर्य डायनेस्टी किए थे ना वहाँ पे डिस्कस किया था, जो अशोकन एम्पायर का टाइम पे। वहाँ पे ये लैंग्वेजेस का यूज होता है, पाली प्राकृत। क्लियर है? यहाँ पे कुछ पॉइंट रिपीट करना है किसी को? नेक्स्ट लिखो हेडिंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यस, कोई बता सकता है लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का मतलब क्या है? ठीक है, तो Legislative लेजिस्लेटिव matlab का, parliament, elected members, then executive head of states like president, governors, ओके, and then judiciary is the court, so high court, supreme court,
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह। ओके, एकदम सिंपल अगर टर्म्स में बोला जाए तो लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर, लॉ बनाने वाला। एकदम सिंपल रहता है। एग्जीक्यूटिव की बात करें जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। और जुडिशरी मतलब क्या ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बरोबर से काम करे उन पे चेक करना, बस ये सिंपल टर्म्स में इनका होता है मीनिंग। टू चेक वेदर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। एकदम सिंपल टर्म्स में ये होता है मीनिंग इनका। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये तीनों ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट, मीनिंग नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट सिर्फ आपको पूछा जाता है अपने गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स के नाम बताओ, और एक चौथा कौन सा, तो एक रैंडम ऑप्शन रखा जाएगा और आपको ऑड वन आउट करना पड़ेगा उसमें से। ठीक है, अभी हम प्रियम्बल के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो ये हो गया, ये स्लाइड में चेंज करता हूँ अभी। जुडिशरी का क्या बताया आपने? हेलो आपके घर। हाँ, जुडिशरी का मतलब यही है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बरोबर से काम करे कि नहीं, उसको बस वॉच रखना। एकदम बेसिक मतलब इन शॉर्ट रिव्यू करना। इन शॉर्ट आप ये लिख दो कि रिव्यू करना। ठीक है, बस आपको ना यहाँ पे इनका ये कौन से वो तीन ऑर्गन से एग्जाम पर्सपेक्टिव यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका ये हो गया तो फिर हम अभी प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रियम्बल। प्रियम्बल होता क्या है? हम स्कूल में पढ़ते थे वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वही चीज़ है प्रियम्बल, जो अपने टेक्स्ट बुक के फर्स्ट सेकंड पेज पे होता था ना, वही होता है प्रियम्बल। तो पहली बात तो हमने ये प्रियम्बल को कौन से कंट्री से बोरो किया है? यस, कोई बता सकता है प्रियम्बल को हमने कौन से कंट्री से बोरो किया है? तो ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो वहां पे था वी द पीपल ऑफ यूएसए और हमने लिख दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये इतना बेसिक सा था ये प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल के बारे में कुछ कमेंट्स लिखो, अभी कुछ कमेंट्स पास ऑन किए थे। तो जैसे कि पहला कमेंट था, प्रियम्बल को आईडी कार्ड बोला गया था बाय बाय एन ए पालखीवाला। तो ये पर्सन ने प्रियम्बल के ऊपर कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज आईडी कार्ड। ओके, सेकंड कमेंट है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। तो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी एक कमेंट पास ऑन किया था, तो वो किया था के एम मुंशी ने। ठीक है, तो ये आपको कमेंट स्ट्रेट अवे याद होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो ये कमेंट किसने पास किया था, ये किसने पास किया था? और भी कुछ पॉइंट्स है प्रियम्बल के बारे में, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये जो तीन वर्ड्स थे ये प्रियम्बल में ओरिजिनली नहीं थे, तो इनको बाद में ऐड किया गया था। तो इनको बाद में ऐड किया गया था एडेड टू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की मदद से इसको ऐड किया गया था। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। यहाँ पे ऑप्शन में कभी कभी सोवरेन मेंशन किया जाता है पर वो नहीं होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपका। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, इन तीनों वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट एक्ट की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। ओके, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है वो है कि इसी को इट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते होंगे इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? की यस, तो इसके तीन बाद में ऍड हुए काय काय अरे काय त्याच्यामध्ये बोलले ऐकायला नाही आलं. ऍड झाले ना हाँ, म्हणून तो ते इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्योंकि इससे इस अमेंडमेंट की मदद से बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। ड्यू टू मेनी अमेंडमेंट्स, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे इसकी मदद से, तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, स्लाइड चेंज कर दो फिर मैं। तो अभी हम कुछ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा, प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किसने किया था? उनका नाम बताओ। बोला सरदार वल्लभ प्रिंसली भाई स्टेट। पटेल। यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके बर्थडे पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं और उनका यूनिटी डे। बर्थडे कब है? यस, तो उनका बर्थ डेट इंपॉर्टेंट है। बताओ मुझे इनका बर्थ डेट कब है? 31 अक्टूबर ना। ठीक है, 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इन्हीं के बर्थडे पर, क्योंकि इन्होंने जो 563 प्रिंसली स्टेट्स थे उनको यूनाइट करने का काम किया था, इसकी वजह से इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के बर्थडे पर नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब फैक्ट्स है। ठीक है, तो जैसे कि 563 अभी ये इंडिया है अपना, तो यहाँ पे कुछ एक प्रिंसेस है, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे टोटल ऐसे 563 थे। तो अगर इन सबको यूनाइट नहीं किया होता तो अभी बहुत सारे कंट्रीज हुए होते थे इंडिया में से, तो इन सबको यूनाइट करके स्टेट बनाया था। तो इनका मेजर रोल था इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर यूनाइट नहीं किया होता तो हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह लगता था, यानी कि अलग सा कंट्री बन जाता था ये। तो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज बन जाते थे जो कि उनको इंडिपेंडेंट रहना था।
तो इन्होंने सबको इंडिया में शामिल किया और बाद में अलग से अपने अपने स्टेट बन गए भी। ठीक है, तो 563 प्रिंसली स्टेट्स में से कुछ ऐसे तीन प्रिंसली स्टेट थे जो शामिल नहीं हो रहे थे। तो वहाँ पे जो बाकी के प्रिंसली स्टेट्स थे वो इजीली शामिल हो गए थे। ओके, पर कुछ ऐसे तीन थे वहाँ पे जो मतलब थोड़ा नाटक करे, तो उनके नाम इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो है जम्मू कश्मीर, सेकंड आता है आपका जूनागढ़, और थर्ड वाला आता है आपका हैदराबाद। तो ये तीन प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया में शामिल नहीं हो रहे थे, तो एज ए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक टाइप ऑफ ट्रीटी समझ लो इसको। एक टाइप ऑफ ट्रीटी समझ लो जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह इनके बीच में ये ट्रीटी साइन होता है। ओके, ये भी तभी साइन करते हैं जब इनके ऊपर, जब जम्मू कश्मीर का तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको तो एज ए इंडिपेंडेंट रहना था, इनको इंडिपेंडेंट रहना था। पर जब 1947 में पाकिस्तान ने इन पर हमला किया था तो ये एज अ हेल्प के लिए इंडिया के साथ शामिल हो गए थे। तभी इन्होंने फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया, तभी इसको इंडिया का पार्ट बना दिया था। जैसे कि आपको पता होगा ये अपना, ठीक है, प्रॉपर तो मैप नहीं बनेगा ये नॉर्थ वाला, ठीक है, तो ये अपना जम्मू कश्मीर का मैप है ये वाला। तो ऑलमोस्ट इतना पार्ट हमने खो दिया था। तो इसको अभी क्या बोलते हैं, हम पीओके बोलते हैं। तो 1947 में जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो हमने इतना पार्ट तो खो दिया था, पर इतना पार्ट को वापस से रिगेन किया था, ये वाला शेडेड वाला पार्ट। और जो इतना लाइन वाला पार्ट है ये हमने खो दिया था तब तक, यूएन ने सीज फायर के लिए अनाउंस कर दिया था। ओके, तो आपको इतना इन डिटेल करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव ये याद रखो कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह इन दोनों के बीच में। काय रिपीट करे थे जम्मू कश्मीर मध्ये कुछ कंफ्यूजन है क्या किसी को तो बोलो। ठीक है, तो ये तो हमने जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस किया था, ये इजीली इंडिया में शामिल नहीं हो रहा था। तो जब पाकिस्तान इन पे हमला किया था तभी इन्होंने ट्रीटी साइन किया था इंडिया के साथ कि हमें आपका पार्ट बना लो, सो इंडिया इन पे डिफेंस में रहेगा। नेक्स्ट था जूनागढ़। जूनागढ़ जो प्रेजेंट डे गुजरात में आता है। तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम आप ये समझ लो कि वोटिंग, तो किसको कहाँ पे रहना है उसके बेसिस पे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड हैदराबाद, ये इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद, जैसे कि आपको ये अपने इंडिया का मैप है तो हैदराबाद यहाँ पे सेंटर पे आता है। ओके, तो ये भी इंडिया में शामिल नहीं हो रहा था, इसको भी एज एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहना था। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जाते हैं और यहाँ पे पुलिस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। पुलिस ऑपरेशन, उसका नाम इम्पोर्टेंट है जो कि है ऑपरेशन पोलो। पुलिस फोर्स लेके जाते हैं और ऑपरेशन पोलो को यहाँ पे करते हैं और हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बना देते हैं फिर। यहाँ पे वो राजा का नाम इम्पोर्टेंट है, मतलब इस टाइम पे किसका रूल हुआ करता था हैदराबाद में, तो उसका नाम इम्पोर्टेंट है निजाम, निजाम ऑफ हैदराबाद। और ये इस टाइम का मुस्लिम रूलिंग रीजन था। तो एज अ इसको थ्रेट कंसिडर करते हुए कि इसको इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते ये, क्योंकि ये एकदम सेंटर में आता था ये। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, ऑपरेशन पोलो को यहाँ पे किया क्योंकि ये इजीली शामिल नहीं हो रहा था। ऑपरेशन पोलो की मदद से हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया गया। तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1947, सॉरी 1948 हुआ ये, 1948। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ रिपीट करना है? सर जुनागढ़ से सांगा जरा. हाँ, जुनागढ़ मध्ये ना फक्त असं एक रेफरेंडम, ये वर्ड याद रख लो आप। तो जैसे जम्मू कश्मीर में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जम्मू कश्मीर में और जूनागढ़ और यहाँ पे हैदराबाद, और आपको मैच द फॉलोइंग दिया जाएगा। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसको मार्क कर दोगे। जूनागढ़ में क्या हुआ था, रेफरेंडम, इसके साथ इसको मैच कर दो। हैदराबाद में क्या हुआ था, ऑपरेशन पोलो हुआ था। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे फिर यहाँ से। रेफरेंडम मतलब एक टाइप ऑफ वोटिंग, किसको कहाँ पे रहना है, तो आप यही मान लो बस यहाँ पे। ठीक है मानसी? सर हैदराबाद का थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, यहाँ पे निजाम का रूल हुआ करता था, एक राजा का नाम है, किंग का नाम है निजाम ऑफ हैदराबाद, और ये रीजन मुस्लिम रूलिंग रीजन था, मुस्लिम मेजोरिटी थी यहाँ पे। तो उसके लिए उसको अलग से रहना था, इंडिया में शामिल नहीं होना था। तो एज इसको थ्रेट कंसिडर करते हुए इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पे ऑपरेशन पोलो परफॉर्म किया, स्पेसिफिकली
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसको इंडिया का पार्ट बनाया। क्लियर हुआ? अभी कुछ रिपीट करना है किसी को? हो सर, झालं क्लियर. ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं हम। और नेक्स्ट लेक्चर को सुनो यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में पहली बात तो हम लैंग्वेज बेसिस पे हम क्या क्या हुआ था इंडिया में और क्या क्या हो रहा है वो डिस्कस करेंगे। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे सीक्वेंस में। इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा स्टेट सबसे पहले बना था, कौन सा बाद में बना था। फिर हम स्पेशल प्रोविजंस वाले आर्टिकल करेंगे। स्पेशल प्रोविजन जैसे कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिया है ना, आर्टिकल 370, तो वैसे वाले और कितने स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिया है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम सोर्सेस, सोर्सेस मतलब हमने कौन से कंट्री से क्या क्या बोरो किया है। जैसे कि अभी हमने प्रियम्बल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। तो वैसे और कौन से अलग अलग कंट्री थे, जैसे कि यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए। तो ऐसे टोटल 10-11 कंट्री थे, हमने वहां से क्या क्या बोरो किया था वो हम करने वाले हैं। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर भी इम्पोर्टेंट होगा, तो आपको अटेंड करना है, एब्सेंट मत रहो। और नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करके आओ, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स में रिवीजन होगा। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवाइज करके आओ। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ये सर.